हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। चार्ज इज अ वेरी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, और जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी होता है ये चार्ज की वजह से, तो मैं चार्ज के बेसिक्स आपको बता रही हूँ। तो जो लाइक चार्जेस होता है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कलम और सी इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। Charge on one electron is equal to negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये सारे जो है ये सारे फिक्स्ड अमाउंट्स है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें आप देखिए इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू आपका जो चार्ज है टोटल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर इट विल बी 2 इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, उसके बाद जाके E में ये वाला वैल्यू आएगा, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आगे बढ़ते हुए करंट अब हम समझेंगे। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का जो फॉर्मूला है वो है चार्ज बाय टाइम, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आप जैसे कि इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें ये बल्ब का सिंबल है। ये एक ये आप आगे यहाँ पे जाके मैं बताऊंगी ये सारे क्या है। यहाँ पे यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे एम्पीमीटर है। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और एक एम्पियर इज 1 सेकेंड माइनस 1। नाउ एक मिली एम्पियर का वैल्यू है 10⁻⁻³ एम्पियर, और एक म्यू एम्पियर का वैल्यू है 10⁻⁻6 एम्पियर। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। तो एमीटर जैसे कि मैंने ये बताया, उससे वो मेजर करा जाता है। एमीटर का काफी लो रेजिस्टेंस होता है और हमेशा वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। आप ये याद रखिएगा, कनेक्टेड इन सीरीज वाली बात, वो आगे जाके आपको अच्छे से समझ आएगी कनेक्टेड इन सीरीज का क्या मतलब है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज इलेक्ट्रॉन्स were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered first, and current was considered to be a flow of positive charge। जब स्टार्टिंग में डिस्कवर हुआ था करंट, तो उन्हें लगता था कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, तो फिर करंट ऐसे उल्टा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। Since this is the flow of negative charge, so it should be that's why the direction of current is as the flow of direction of flow of electrons। अब हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। V इज इक्वल टू W/Q। एक यूनिट चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ तक लेने में जितना भी आपका वर्क डन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे V जो है वो है वोल्ट। 1 volt is when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, जो कि है 1 J/C टू द पावर -1। J/C हो जाएगा ना, जैसे आप देख सकते हैं, तो इसीलिए वो SI यूनिट ये फॉर्मूला आ जाएगा। वन आगे बढ़ते हुए वोल्ट मीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रक्शन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी याद रखिएगा, कनेक्टेड इन पैरेलल, आगे जाके ये मैं बताऊंगी आपको अच्छे से। नाउ सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ओम्स लॉ के बारे में हम जानते हैं। Ohm's law is basically potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided that temperature remains constant। अब इसमें देखिए
कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, metallic conductor, 2 points of metallic conductor, and second चीज, temperature remains temperature remains constant। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम जैसे देख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज इक्वल टू आई आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल। अब इसका आप जब ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ ऐसे जाता है, दैट मीन्स करंट यहाँ पे ये V है, ये A है, एंड दिस दिस इज हाउ फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि आपका रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है ना, इस वजह से। Now, resistance is the property of a conductor to resist the flow of charges through it। जो इलेक्ट्रॉन्स उससे जा रहे होते हैं उसको वो कैसे रेजिस्ट करता है, वही है रेजिस्टेंस। उसका एसआई यूनिट है ओम। Now 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere। When potential difference is 1 volt and current to the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm। अब इसको आप जैसे देख सकते हैं, रियोस्टैट एक डिवाइस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स वोल्टेज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो करंट है उस उसका रेजिस्टेंस और करंट का बहुत क्लोज रिलेशन है। तो अगर हमें वोल्टेज को चेंज नहीं करना है और हमें करंट को रेगुलेट करना है, तो हम रियोस्टैट का यूज करते हैं। अगर आप अगर देखेंगे फैन्स जो होते हैं उसमें रेगुलेटर होते हैं, वो रेगुलेटर में रियोस्टैट का यूज करा जाता है। उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को भी उससे चेंज करा जाता है। उस वजह से आपका फैन धीरे होता है या जल्दी चलता है। अब देखेंगे हम कि फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंडेंट। फर्स्ट, resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to the length of conductor। Second, it's inversely proportional to the area of cross section। Third, directly proportional to temperature। And fourth, depends on nature of material। तो जितना लंबा होगा कंडक्टर उस पर डिपेंड करता है, कितना मोटा होगा वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या होगा वो डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली किस चीज का बना हुआ है वो डिपेंड करता है। अब रेजिस्टिविटी, जो कि हम पी से इधर डोनेट कर रहे हैं, जिसका इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट फेसेस। तो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली आपका जब 1 मीटर का एक क्यूब लिया जाता है जिसका सब तरफ से 1 मीटर साइड है, और उसमें देखा जाता है क्या रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। उसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वो आप जैसे देख सकते हैं इसमें हम कैसे देख रहे हैं, एक क्यूब लेके उसका देख रहे हैं हम वैल्यू, तो उसका क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, वो टेम्परेचर के चेंज से ऑब्वियसली चेंज होगा उसमें। The range of resistivity of metals and alloys is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ohm meter. Resistivity of insulators is 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter। आप जैसे देख सकते हैं मेटल्स में हम जैसे बोलते हैं कि अच्छी उसकी उधर से उस मेटल के जो तार बने होते हैं उससे बोलते हैं करंट अच्छी फ्लो करती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी इतनी कम है। जबकि जैसे कि इंसुलेटर्स, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर लकड़ी हो गया, वो सारे इंसुलेटर्स में आते हैं। उसमें आप देखिए रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा हाई है, जिस वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता है। नाउ आगे बढ़ते हुए, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। क्योंकि आप जब अलॉय बेसिकली जब मिक्स करते हैं ना, तो फिर वो यूजुअली क्या होता है कि जो दो मेटल को मिक्स करके जो बनाए हुए होंगे उससे काफी ज्यादा उसकी होती है हाई रेजिस्टिविटी। Alloys do not oxidize readily at high temperatures, so they are commonly used in electrical heating devices. Copper and aluminium are used for electrical transmission lines as they have low resistivity। अब हम, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना एंड स्टफ लाइक दैट, तो फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज का ये आप डायग्राम देख सकते हैं। जब टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड,
द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है अगर उसको आप ऐसे जोड़ेंगे, मतलब एक के बाद एक। अब इसमें आप जैसे देखिएगा, पैरेलल का मतलब है, देखिए, एक तार से इधर से ये और इधर से ये, इसको पैरेलल बोलते हैं और इसको सीरीज बोलते हैं। जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो टोटल जो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है सीरीज का, वो होता है, तीनों को बस जोड़ देना है हमको। इसमें ये जो तीन है, R1 R2 R3, उसको बस जोड़ देना है, वही हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, क्योंकि वो तो एक ही उसको रास्ता मिल रहा है जाने के लिए, तो करंट तो सेम ही होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका ये मतलब हुआ, ये ऑब्वियस होगा। फॉर एग्जाम्पल R2 आपका सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, लेकिन R2 से भी ज्यादा वैल्यू रखेगा RS, क्योंकि R1 और R3 का कुछ तो वैल्यू होगा ना, वो जब ऐड हो जाएगा तो वो RS तो बड़ा हो ही जाएगा R2 से। A total voltage is also sum of voltage drops. That is V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now, voltage across each resistor, ये जब कैलकुलेट करा जाता है तो जैसे हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो फर्स्ट का V इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री। आप जैसे देख सकते हैं इधर यहाँ पे डिराइव करके दिया हुआ है। उसके बाद जाके यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में ले रखा है R1 R2 R3, तो दैट उधर से ही ये वाले फॉर्मूला आता है। आगे बढ़ते हुए, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब रेजिस्टर्स जो पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे देखिए वोल्टेज सेम होगा, लेकिन अब देखिए करंट, द टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 सेम होगा, लेकिन हम जैसे जानते हैं I इक्वल टू V बाई आर, तो फिर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. That means 1 by RP, जो equivalent resistance होगा, that would be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। यहाँ पे देखिए V अगर हम काट दे सब जगह से तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ इसमें सिंस ये फ्रैक्शन में चल जाता है, तो जो सबसे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। अगर R2 सबसे छोटा कॉम्बिनेशन है तो फिर भी RP जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो उससे भी छोटा होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में जा रहा है। अब हमें समझना पड़ेगा एडवांटेज क्या हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज सर्किट, जब एक कंपोनेंट फेल हो जा रहा है तो पूरा सर्किट टूट जाता है, क्योंकि और कोई तरीका है और कोई रास्ता ही नहीं है करंट का फ्लो करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है पैरेलल में। डिफरेंट appliances have different requirement of current. This cannot be satisfied in series as current remains same. जैसे कि आपका जो जैसे कि मिक्सर का जो होगा आपका करंट का रिक्वायरमेंट और आयरन का जो होगा करंट का रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट होता है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम दोनों में सेम उतना ही करंट नहीं दे सकते, तो वो जल जाएगा एप्लियंसेस। तो उस वजह से डिफरेंट एप्लियंसेस के लिए हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड, जैसे कि हमने देखा ही था, इसमें ये फ्रैक्शन में होता है तो फिर काफी कम हो जाता है रेजिस्टेंस इसमें। आगे बढ़ते हुए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी continually gets dissipated entirely in form of heat. This is known as heating effect of electric current. Now हम जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूला को देख ही सकते हैं, इसमें ये बात करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो E is equal to P into T, that is directly proportional to VIT. नाउ E इज इक्वल टू द हीट, यहाँ पे जो एनर्जी का है और हीट सेम चीज है, सो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज वी आई टी, दैट इज H इज इक्वल टू I2 RT। अब सबसे इम्पोर्टेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल्स लॉ क्या बोलता है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, दैट इज H is directly proportional to I to the power I square।
उसके बाद जाके इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, दैट इज़ H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. Second, sorry, third, it is directly proportional to time in for which the current flows. That is, H is directly proportional to T. तो इसको अगर मिला दे तो H is equal to I square R T. हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो कुछ कुछ अप्लायंसेस में डिजायरेबल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन हो गया, बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया, वो सब में चाहिए होता है हीटिंग इफेक्ट। लेकिन जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वो सब में वो नहीं चाहिए होता है। In electric bulb, most of the power consumed by the filament appears and as heat, and a small part of it is radiated in form of light. ये इलेक्ट्रिक बल्ब का मैकेनिज्म होता है, जो फिलामेंट होता है वो उसमें इतना हीट हो जाता है कि वो रेडिएट करके लाइट देता है। तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, इट्स अ टाइप ऑफ मेटल, एक अलॉय है। तो दिस इज टंगस्टन। और वो क्यों बनता है? क्योंकि पॉइंट ए, वो जल्दी वो हाई टेम्परेचर पे गलता नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं करता है। अ, और वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका। फिर जाके आगे बढ़ते हुए, द bulbs are filled with chemically inactive gas like nitrogen and argon to prolong the life of filament. यूजुअली नाइट्रोजन से ही भरा जाता है, आर्गन से भी भरा जाता है, लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा भरा जाता है, ताकि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है अंदर, तो फिर इसीलिए एक केमिकली इनएक्टिव गैस दे देते हैं, ताकि कुछ भी रिएक्शन ना कर जाए। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी बल्ब फूटा होगा आपके घर पे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, वो इस वजह से क्योंकि वो बाहर के गैसेस से उसका कॉन्टैक्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई। आगे बढ़ते हुए, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या चीज़ होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाता है अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो जाती है। तो वो फ्यूज बनता है इधर प्योर टिन या फिर अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन से। फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है और हमें उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। The current capacity of fuse is slightly higher than that of the appliance. That means अगर appliance को 10 चाहिए तो फिर जो कैपेसिटी होगी फ्यूज की वो 11 होगी, ताकि अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो फिर वो फ्यूज डिस्कनेक्ट हो जाए और उससे अप्लायंस बच जाए। इसमें अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन in an electric circuit, that is P is equal to VI. That means P is equal to I square by R, which would be equal to uh, V to the power V square by R. अब SI यूनिट पावर का होता है वॉट, और वॉट का हम जैसे जानते हैं फॉर्मूला होगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। कमर्शियल यूनिट जो होगा, जो बाजारों में आप अगर जाइएगा तो दैट इज ऑफ किलोवाट, और किलोवाट आप जैसे देख पा रहे हैं 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है, और 1 किलोवाट इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी हमारा खत्म होता है। थैंक यू।